हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। जैसा कि आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आप सभी लोगों को पता हो गया है कि आखिरकार फाइनली नोटिफिकेशन आपका रिलीज आउट कर दिया गया है। एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है। तो जो अंदर से एक पैनिक सिचुएशन थी अब आप लोगों की खत्म हो गई होगी। तो इसी के रिगार्डिंग आप अब फॉर्म भरोगे, अच्छे से फॉर्म भर लेना, टाइमली फॉर्म भर लेना। तो उसी के रिगार्ड में मैं आपके बात करने वाला हूं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा समझ लें इस बात को। एज लिमिट क्या है, जो आपका दिसंबर 2024 का जो सीएसआईआर का जो फॉर्म आया है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अपर एज लिमिट पर बात करते हैं। अब क्योंकि आपको आगे तैयारी भी करनी है, बेहतरीन अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, जेआरएफ क्रॉस करना है, तो कहीं ना कहीं तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो आप रात को 9 बजे मेरे साथ यूट्यूब पर कनेक्ट हो सकते हैं। डेली रात के 9 बजे, वीक में 5 दिन मैं आपके साथ मिलता हूं। उसके बाद 10 बजे मास्टर क्लास। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके। चलो बात करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन रखें, इसमें आपको क्लास का लिंक, बहुत सारी चीजें डायरेक्ट यहीं पर मिलेंगी, तो इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करूं तो सबसे पहले आप देखो, जो बेसिक आप बात करोगे, बेसिक वे में बात करो कि भाई आपको क्या चाहिए। अगर हम जनरल कैटेगरी के हैं या जनरल ईडब्ल्यूएस है तो देखना, पहली बात जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट या अनरिजर्व कैंडिडेट, वो अगर एमएससी पास आउट है तो उनको एमएससी में कितने परसेंट, कम से कम 55% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है। ठीक है, किसमें? मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद यहां पर आपका कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। किसको? जनरली अगर हमने यहां पर बात की ओबीसी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर एससी एसटी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर कैटेगरी, तो यहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है 5% का। और यहां पर अब मार्क्स कितने चाहिए? 50% चाहिए। तो पहली बेसिक क्राइटेरिया आपके दिमाग में ये होना चाहिए। दूसरा चलते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता कि अगर हम एमएससी में अपियर हैं पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर में, तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? तो उनके लिए भी बहुत आराम से क्लियर कट कर दो भाई, जो अपियरिंग स्टूडेंट है वो भी एमएससी अपियरिंग स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो आप देखो, कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हुए अपियर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, वो आप एग्जाम दे सकते हो। तो आपने अगर एमएससी में, किसी यूनिवर्सिटी में एमएससी में एनरोल कर लिया है तो आप एग्जाम दे सकते हैं अंडर द अपियरिंग कैटेगरी। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन ये है, such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for net only after they have passed their master degree or equivalent with at least 55%। भाई आपको, और दूसरी बात है कि अगर आपने एग्जाम अपियरिंग में भरा है और आप क्वालिफाई कर गए हो तो कहीं ना कहीं अभी आपका रिजल्ट जो होगा वो आपका एक प्रोविजनल है, वो आपका रिजल्ट, आप डिस्क्वालिफाइड भी हो सकते हो अगर आपने टाइम से अपनी मास्टर डिग्री नहीं शो की है। तो आप यहां पर देखो, आपको क्या करना है, आपको अपना जिस दिन रिजल्ट आया उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना मास्टर्स दिखाना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि टाइम से आपको, ये देखो, डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। जब नेट रिजल्ट आया है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। पास होने चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर पास आउट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन इन फी, एज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नेट एज। तो भाई जो आपका थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए है वो वही रखा गया है जो आपका एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरीज के लिए कंडीशन रखी गई है, ये आप ध्यान में रखना। एक कंडीशन यहां पर ये है, जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, जिनकी पीएचडी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जिनकी पीएचडी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, डिग्री होल्डर्स whose master level examination have been completed by 19 सेप्टेम्बर, जिनका मास्टर 1991 से पहले हो गया है, मास्टर एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाई, तो वो क्या करेंगे, shall be eligible for the relaxation of, उनको भी 5% एग्रीगेट मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है फॉर अपियरिंग इन नेट, क्योंकि वो अपियर केवल नेट के लिए अपियर हो रहे होंगे। अगला अगर क्राइटेरिया की बात करें, यहां पर एक और इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी का कोई प्रूफ आपको वहां पर हार्ड कॉपी के फॉर्म पर नहीं भेजना है।
कैंडिडेट्स आर नीदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। भाई कोई प्रिंट आउट आपको अपनी एलिजिबिलिटी के सपोर्ट में कोई प्रिंट आउट निकाल के आपको वहां पर एनटीए को या पर सीएसआर एचआरडीजी को नहीं भेजना है। ऐसे ही आपको जब आप फॉर्म भरोगे प्रिंट आउट ऑफ द जो आप प्रिंट आउट आप निकालोगे एप्लीकेशन फॉर्म का वो भी आपको नहीं भेजना है। ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है। अब बात करते हैं, अभी तक हमने बात की है एमएससी 4 ईयर प्रोग्राम, एमएससी वाले जो है आपका बीएससी के बाद जिन्होंने एमएससी कर लिया, एमएससी के बाद आप नेट दे दो, या अगर आप एमएससी एपियर हो तो आप नेट दे रहे हो। अब बात करते हैं वो जिनका बैचलर 4 ईयर प्रोग्राम वाला है। तो अगर कैंडिडेट्स हैविंग पास 4 ईयर और 8 सेमेस्टर, भाई अगर आपके पास कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो वो आपका 4 ईयर प्रोग्राम है या 8 सेमेस्टर बैचलर प्रोग्राम है तो भी आप नेट दे सकते हो। शुड हैव अ मिनिमम ऑफ, लेकिन कंडीशन ये है कि 75% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। ये ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि आप 4 ईयर प्रोग्राम वाले हो और 65% मार्क्स लाए और आप सोच रहे हो हम तो दे सकते नहीं। कंडीशन लगी हुई है 75% मार्क्स, ठीक है। और रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स, यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है SC ST OBC इनको, तो ये आप देख लेना। दूसरी एक और कंडीशन ये है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उनको अगर कोई 4 ईयर प्रोग्राम वाला है, JRF निकाल रहा है, नेट की कैटेगरी में आ रहा है, तो उनको JRF अवार्ड किया जा रहा है। देखो आप, कैंडिडेट डिग्री विल बी एलिजिबल, वो केवल एलिजिबल होगा किसके लिए, वो एलिजिबल फॉर द अवार्ड फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड फॉर एडमिशन टू द PhD। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री will not be eligible for appointment as a assistant professor। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप बैचलर हो, बैचलर डिग्री ली हुई है, 4 ईयर बैचलर डिग्री ली हुई है और आप सोच रहे हो कि आप नेट क्वालिफाइड कर गए हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए, तो ये नहीं है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो कहीं ना कहीं आपको मास्टर्स करना है, तो आप 4 ईयर प्रोग्राम के बेस पर नेट निकालकर असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी नहीं रखोगे, आपको JRF के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसी अगर आपने कहा जो कैंडिडेट हुआ परसिंग, जो आप देखो जो जिनका 4 ईयर प्रोग्राम है या 8 सेमेस्टर बैचलर प्रोग्राम है, वो पास आउट हो गए, वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ के साथ अगर लास्ट सेमेस्टर में भी हो, आपका 4 ईयर प्रोग्राम है और आप लास्ट सेमेस्टर में हो, तो लास्ट अपियर में एज एपियरिंग कैंडिडेट आप CSI नेट दे सकते हो। बैचलर डिग्री प्रोग्राम एंड आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर ईयर मे ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो इतनी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद आप अगर एज की बात करोगे तो अपर एज लिमिट, अगर आप JRF के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर 30 ईयर्स है। एज ऑन द, कब से काउंट करना है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। दैट मींस आपको 1 फरवरी 2025 से को देखना है कि आप कितने ईयर्स के हो रहे हो। तो अपर एज लिमिट नॉर्मल के 30 ईयर है। आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। किनको, OBC NCL SC ST PW एंड थर्ड जेंडर को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। साथ के साथ कुछ आपकी कंडीशन, रिलैक्सेशन विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स विद रिसर्च एक्सपीरियंस। रिसर्च एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को भी आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलने वाला है। टर्म्स कंडीशन उन्होंने लगा दी है, तो अगर आप रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप एक बार अपनी टर्म्स कंडीशन जरूर पढ़ लेना, उसके बाद आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आगे बढ़ जाओगे। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरोगे वहां पर कोई नो अपर एज लिमिट है। और अगर आप एडमिशन टू PhD के लिए अप्लाई, क्योंकि 3 कैटेगरी में है, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका PhD, तो ये इन दोनों कैटेगरी के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पर कोई आपके पास क्या है, अपर एज लिमिट की बात नहीं की गई है। किसमें, जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू PhD की बात करते हैं। तो ये होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। फॉर्म भरने से पहले एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करोगे, आप अच्छे से एक बार जो प्रोस्पेक्टस है दिसंबर 2024 के लिए CSR की तरफ पर साइट पर अवेलेबल है, उस प्रोस्पेक्टस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर्म भरने के लिए, पहले उनको भर लेना। जल्दीबाजी नहीं करना कि भाई आज ही आया है तो आज ही भर दें। पहले एक बार मेन पॉइंट्स जरूर आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ जरूर लेना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। मिलते रहे मेरे साथ। मैं अभी आपको रात के 9 बजे यहाँ पर कनेक्ट हो रहा हूँ, तो रात को 9 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।